14 मई को इंतखाबात नहीं होंगे। कौन सरप्राइज देगा, ये बात तो अभी तय होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल नहीं हो, वो बंद गली में है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल साहब, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर तनाज़ा हल नहीं हुआ है। ये लड़ाई तय नहीं हुई है, ये लड़ाई बढ़ गई है। एजाजुल एहसन ने तो बहुत आग के दरिया अबूर करने हैं। एमरजेंसी वो आखिरी वाइल्ड कार्ड होगा जो हुकूमत खेलेगी। सागदार साहब जा रहे हैं, अभी तो वाशिंगटन। एक दफ़ा IMF का पैकेज लेकर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाएगी। मुझे नहीं लगता ये तनाज़ा हल हो जाएगा। शहबाज शरीफ तैयार हैं कि अगर उन्हें तौहीन अदालत में सजा देना चाहती है ये अदलिया। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में आज इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है। मगर यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो एक आईनी और सियासी बहरान पैदा हो गया है, इसका हल क्या होगा और आगे हुकूमत अपना जो दावा है इलेक्शन शेड्यूल के हवाले से और इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन जो है वो 14 मई को नहीं होंगे, उसको कैसे जो है यकीनी बनाएगी, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम सुबह, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुजम्मिल साहब, ये बताएं कि ये जो 14 मई पंजाब में इलेक्शन शेड्यूल के हवाले से आज फैसला भी जारी कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। अब हुकूमत जो है वो यहाँ पे उसके पास क्या रास्ता रह जाता है? अपील करेगी, क्या करेगी? देखें, एक बात तो तय है कि 14 मई को इंतखाबात नहीं होंगे। ये वैसे ही है जैसे जब 30 अप्रैल का शेड्यूल आया था तो सब कह रहे थे अब स्केड्यूल आ गया, अब तो इंतखाबात 30 अप्रैल को हो जाएंगे। कागजात यानी हम नामजद, तो रखें कि हुकूमत जो है एक नया सरप्राइज दे सकती है इमरान हुकूमत खान। सरप्राइज देगी, वजारत दफा सरप्राइज देगी, वजारत खजाना सरप्राइज देगी, पार्लियामेंट सरप्राइज देगी। कौन सरप्राइज देगा, ये बात तो अभी तय होनी है। लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल नहीं होगा। इस फैसले पर अगर ये इस दफ़ा एजाजुल एहसन साहब मॉनिटरिंग जज भी बन जाएं और वो बेशक जो भी कर लें, लेकिन इस बार ये जो बेल है वो मंडे नहीं चढ़ेगी और मुझे 14 मई को इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे हैं। ये अब रीविजिट कैसे होगा, इसमें मुफाहमत निकलेगी या मुज़ाहमत से ये बात हल होगी? सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत की को मुफाहमत होगी, को नज़रसानी होगी, या मुज़ाहमत से ये बात हल होगी और सुप्रीम कोर्ट को फिर पुश किया जाएगा कि वो कोई आखिरी स्टेप लेना चाहता है, कंटेम्प्ट में किसी को सज़ा देना चाहता है तो ज़रूर देते। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने और उनके 2 रुकनी बेंच ने फैसला किया है और उस फैसले के बाद जो इस मुल्क में सियासी फ़ज़ा है वो फ़ज़ा इलेक्शन के लिए हमवार नहीं है। जिस तरह से PDM ने, देखे ना, अगर सिर्फ मुस्लिम लीग नून उसको क्रिटिसाइज कर रही हो तो हम कहें जी कि जी फिर एक पार्टी क्रिटिसाइज कर रही है, पर आप फजलुर रहमान की टोन देखें, असद महमूद साहब की टोन देखें तो JUIF भी क्रिटिसाइज कर रही है। आप बिलावल साहब की टोन देखें, उन्होंने तो आज कहा कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, ये जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे तो इन्होंने कालाबाग डैम बनाने का हुक्म जारी कर दिया था छोटे सूबों को नज़रअंदाज करते हुए, तो हम इनको नहीं मानते। तो सवाल ये है कि आप पीपल्स पार्टी को देख लें, नून को देख लें, JUI को देख लें, दीगर इत्तेहादियों को देख लें, सब ही इस वक्त यकजुबान है अदलिया के खिलाफ। अब इसमें अदलिया के पास, चीफ जस्टिस के पास क्या ऑप्शंस हैं? मेरे ख्याल में वो बंद गली में है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल साहब, वो जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही बंद गली में आगे जाएंगे। उनके लिए वापसी मुश्किल से मुश्किल तर होती जाएगी। अभी भी वो लार्जर बेंच, लार्जर कोर्ट बना देते, फुल कोर्ट बना देते, ये तनाज़ा हल हो जाना था, लेकिन उन्होंने ये तनाज़ा हल नहीं किया है। अब ये सवाल सब कर रहे हैं कि ये कैसे होगा। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर से अभी मजीद आवाज़ें बाहर आएंगी। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर तनाज़ा हल नहीं हुआ है। जो काजी ईसा साहब ने ख़त लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए, वो नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब ने इन 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान किया है, जिनमें उमर अताब बंदियाल, एजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर शामिल हैं। अगर इनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया जाता है, वो कैसे फाइल होना है वो देखेंगे। क्या वो भी बार काउंसिल्स फाइल करेंगी, या वो मुस्लिम लीग नून फाइल करेगी, या वो हुकूमत फाइल करेगी, ये बात तो अभी सामने आनी है। लेकिन नवाज शरीफ ने जब कहा है तो उसके पीछे एक स्क्रिप्ट मौजूद है।
ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ ने कहा है रेफरेंस फाइल करो और रेफरेंस फाइल नहीं होंगे। आप देखें, गुजरांवाला बार ने भी ऐलान किया है कि जस्टिस काजी ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के खिलाफ भी हम रेफरेंस फाइल करेंगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं रेफरेंस के हवाले से पैनिक मौजूद है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लिहाजा अगर उमर अताब बंदयाल साहब के, एजाजुल एहसन साहब के और मुनीब अख्तर साहब के खिलाफ रेफरेंस आता है तो उसमें मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ तो पहले ही रेफरेंस मौजूद है, और अगर काजी ईसा और अमीनुद्दीन के खिलाफ भी रेफरेंस आ जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस आ जाएगा। और जब 6 जजों के खिलाफ वहां पे रेफरेंस मौजूद होगा तो फिर क्या होगा? आप मेरी बात समझिए ना। फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कैसे होगा? उमर अताब बंदयाल साहब के खिलाफ रेफरेंस होगा तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास की सदारत नहीं कर सकेंगे। काजी ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस होगा तो वो इजलास की सदारत नहीं कर सकेंगे। एजाजुल एहसन साहब के खिलाफ रेफरेंस होगा, मुनीब अख्तर के खिलाफ रेफरेंस होगा। फिर क्या सिर्फ जस्टिस सरदार तारिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास की सदारत करेंगे और उनके साथ बाकी सीनियर मोस्ट जजेस में कौन आएंगे नीचे? और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हैयत क्या बन जाएगी जब इन 6 जजेस के खिलाफ रेफरेंस आ जाएगा? तो ये जो लड़ाई है ये मेरे ख्याल में कल कोई तय नहीं हो गई कि हम सब कहें कि जी अब 14 मई का ऐलान हो गया है, लड़ाई तय हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रेशर कुकर के ऊपर ढक्कन रख दिया है, लिहाजा अब वहां से भाप बाहर नहीं आ सकती। मेरे ख्याल में आगे चंद दिनों में मजीद चीजें सामने आएंगी। ये लड़ाई तय नहीं हुई है, ये लड़ाई बढ़ गई है। और आप देख लें कि उसी शाम कैबिनेट ने कहा है कि हम मुस्तरद कर सकते हैं, उसके पीछे कोई स्क्रिप्ट है। मेरा मतलब आप शहबाज शरीफ से ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो गीली जगह पे पांव रखेंगे। शहबाज शरीफ तो जहां 100% कामयाबी का यकीन हो वहां भी मोहतात अंदाज में पांव रखते हैं। मतलब उनकी सियासत जरूर मुफाहमत की सियासत है, उस सियासत में मुजाहमत नहीं है, लेकिन मुफाहमत में भी जहां 100% कामयाबी हो वो वहां भी पांव बहुत जो है एहतियात से रखते हैं। तो अगर इस तरफ वो लेके चल रहे हैं, उनकी तकारीर है, तो फिर इसका मतलब है कि एक रोड मैप और एक प्लान मौजूद है। अदलिया ने कुछ सरप्राइज नहीं दिया है हुकूमत को, बल्कि हुकूमत के पास कुछ सरप्राइजेस मौजूद होंगे जो अगले चंद दिनों में हमारे सामने आएंगे। अब वो सरप्राइजेस क्या हैं? पार्लियामेंट के जरिए आने हैं, कोई रेफरेंसेस के जरिए आने हैं, लेकिन वो सरप्राइज अपनी जगह मौजूद है। लेकिन ये लड़ाई इतनी बढ़ जाएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि फिर किसी को ये समझ नहीं आएगी कि 14 मई के पे अमल दरामद भी कराना है या नहीं कराना, और फिर इंतखाबात मुलतवी कैसे होंगे ये हम सब देखेंगे। लेकिन मुझे अभी 14 मई को बेशक इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है, बेशक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, बेशक मॉनिटरिंग जज एजाजुल एहसन साहब को लगा दिया है। एजाजुल एहसन साहब को भी समझ आ गया, जब वो पिछली दफा मॉनिटरिंग जज लगे थे तो एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी। आज जब वो मॉनिटरिंग जज लगे हैं तो एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ नहीं है। तो पहले जब वो मॉनिटरिंग जज थे तो एस्टेब्लिशमेंट, फैज, DGI, आर्मी चीफ उनकी पुष्ट पे खड़े थे कि आइए नवाज शरीफ को सजा दें। आज जब वो मॉनिटरिंग जज हैं तो उनकी पुष्ट पे कोई नहीं खड़ा, उमर अताब बंदयाल साहब की, एजाजुल एहसन साहब की। तो लिहाजा ये मॉनिटरिंग जजी और उस मॉनिटरिंग जजी में बड़ा फ़र्क होगा, और एजाजुल एहसन साहब को भी ये फ़र्क समझना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई चीज़ मांगी है वजारत खजाना और दफा से, वो नहीं आई तो वो अगले दिन जो है सबको जेल में भेज देंगे और वो कहेंगे कि जो नहीं मानता इस दश्त की स्याही में सब ने जो है अपनी जान जोखिम में डाली है। आग के दरिया बहुत हैं जो अबूर करने हैं, और एजाजुल एहसन ने तो बहुत आग के दरिया अबूर करने हैं, उनके लिए काफी मुश्किलात हैं आगे। मुजम्मिल साहब, ये जो 20 अप्रैल को कहा गया है कि 20 अप्रैल को हुकूमत जो है वो फंड जारी करे 21 अरब के, तो मुमकिन डेट भी है ये आर्टिकल 180(4)(3) पर दस्तखत की सदर के। तो अगर सदर साहब जो है, सदर आरिफ अलवी, वो साइन कर देते हैं 20 अप्रैल को, तो फिर इस फैसले की क्या हैसियत रह जाएगी? बड़ा बच्चों वाला सवाल किया आपने। हुकूमत सदर दस्तखत कर देंगे, ये बात तो सोची भी नहीं जा सकती कि सदर दस्तखत कर देंगे। ये तो किसी के वहम गुमान में भी नहीं होना चाहिए कि सदर मुमलिकत दस्तखत कर देंगे। ये तो बाहर बच्चे को आप पूछ लेंगी ना जाते हुए कि सदर दस्तखत करेगा, तो वो छोटा बच्चा भी आपको बता देगा कि सदर दस्तखत नहीं करेंगे, तो आपने मुझसे सवाल कर लिया कि सदर दस्तखत कर देंगे। सदर नहीं, आप मेरी बात समझे ना। वो आसिम मुनीर का था, वो आसिम मुनीर साहब की समरी और इस कानून में फर्क है। आरिफ अलवी साहब दस्तखत नहीं करेंगे, ये हो सकता है वो इसको सुप्रीम कोर्ट में भेजना चाहें या वापस करें, जो भी करें,
मतलब एक राय तो करवाने वाले करवा लेते हैं नहीं ऐसे। नहीं नहीं नहीं, वो करवाने वाले नहीं करवाएंगे, करवाने वाले नहीं करवाएंगे। आप बेफिक्र रहें, ये भी बच्चों को भी पता है कि वो करवाने वाले इस बिल पे दस्तखत के लिए करवाने वाले नहीं जाएंगे। ये गुनाह करवाने वाले गुनाह बेलज्जत नहीं करते कि वो एक छोटे से बिल पर दस्तखत कराने के लिए तो वहां चले जाएंगे। कराने वालों को अक्ल है क्या काम कराना है और क्या काम नहीं कराना। तो मेरा नहीं ख्याल इसके लिए कुछ सदर मुमलिकत की को कहा जाएगा कि आप दस्तखत कर दें, वो वापस भेज देंगे या वो जो भी अपना खेल खेलना चाहते हैं वो खेलेंगे। इस दौरान पार्लियामेंट इस बिल को दोबारा पास करेगी, जिसके बाद सदर के दस्तखत की जरूरत नहीं होगी। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, फिर इसके ऊपर उमरता बंदियाल साहब अपना वही 3-5 रुकनी बेंच बनाएंगे, वो इसको सस्पेंड करेगा, फिर इसके ऊपर समातें शुरू हो जाएंगी। तो वो स्क्रिप्ट भी सबको पता है कि फिर पार्लियामेंट कहेगी कि आप हमारी कानून साजी को हाथ नहीं लगा सकते। तो ये बहस अपनी जगह जारी रहेगी। सदर के दस्तखत करने के कोई इम्कानात नहीं है। ये बात मेरा ख्याल है पार्लियामान को, वजीर आजम को, बच्चे बच्चे को पाकिस्तान के पता है। मुजम्मिल साहब, फिर यहाँ भी सवाल तो ये पैदा होता है कि फिर उमर अता बंदयाल के पास क्या ऑप्शन रह जाएंगे, वो क्या हिकमत अमली इख्तियार कर सकते हैं? इंतखाबात तो 14 मई को नहीं होंगे, ये बिल दोबारा पार्लियामान से पास होगा, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा तो तब कहा जाएगा कि फुल कोर्ट बनाएं इसके ऊपर। फिर बंदियाल साहब फुल कोर्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर फुल कोर्ट बनाएंगे तो वो फुल कोर्ट कह देगा कि जी चीफ जस्टिस जो है वो सू मोटिव जो है वो 3 जजों की मर्जी से लेंगे। बेंच की जो फिक्सिंग है उसका अख्तियार भी 3 जजों की मर्जी से होगा। और वो फुल कोर्ट ये भी कह देगा कि जो सू मोटिव में किए हुए फैसले होंगे उन पर अपील का हक होगा। तो इसलिए ये अगर ये जो कानून हुकूमत ने बनाया है ये फुल कोर्ट में जाएगा तो पास हो जाएगा। वो ये तो कह सकते हैं कि ये कानून पार्लियामेंट मंजूर नहीं कर सकती थी, लेकिन हम इसको बतौर फुल कोर्ट अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये कानून मुस्तरद नहीं हो सकता फुल कोर्ट से। हाँ, उमर अता बंदियाल साहब किसी 3 रुकनी 5 रुकनी बेंच से इसको मुस्तरद कराना चाहेंगे तो फिर बेंच फिक्सिंग का सवाल होगा। फिर होगा कि आप इसके लिए फुल कोर्ट बनाएं। वो फुल कोर्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि फुल कोर्ट बनाऊंगा तो मर जाऊंगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये तनाज़ा अभी चलता रहेगा और इस तनाज़े का अभी कोई हल नहीं है, क्योंकि जो उमर अता बंदियाल साहब का स्टाइल है। लेकिन उमर अता बंदियाल साहब कहते हैं कि मैं अपने इंतजामी इख्तियारात पर किसी को जवाब दे नहीं। बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ उमर अता बंदियाल साहब, अगर आप अपने इंतजामी इख्तियारात पर किसी को जवाब दे नहीं हैं तो फिर वजीर आजम भी अपने इंतजामी इख्तियारात पर किसी को जवाब दे नहीं है। फिर आप कल को ये एक से जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है वो कहेगी मैं अपने इंतजामी इख्तियारात पर किसी को जवाब दे नहीं हूँ। जब पूरा मुल्क अपने इंतजामी इख्तियारात पर जवाबदेह है तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये कैसे कह सकता है कि मैं अपने इंतजामी इख्तियारात पर जवाबदेह नहीं हूँ। इंतजामी इख्तियारात आपके पास शफाफियत से इस्तेमाल करने के लिए होते हैं और अगर आप अपने इंतजामी इख्तियारात शफाफियत से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर वो उन इख्तियारात पर सवाल उठ सकते हैं, उन पर जो है मुकदमा भी हो सकता है, पिटिशन भी आ सकती है। जैसे कि बाकी जो लोग हैं वो अपने इंतजामी इख्तियारात पर अगर सही इस्तेमाल ना करें तो उस पर सवाल उठ सकता है। ये जरूर चीफ जस्टिस साहब कह सकते थे कि हमारे फैसलों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। मैं कहता जी जुडिशियल फैसलों को एक सैंक्टिटी हासिल है, उनकी एक मुकद्दस हैसियत है, तो वो सबको मानने पड़ेंगे। लेकिन इंतजामी अख्तियारात को मुकद्दस हैसियत कब से हासिल हो गई कि अब चीफ जस्टिस साहब हमें ये भी समझाएंगे कि जो इंतजामी इख्तियारात हैं वो भी मुकद्दस हैं और जो अदालती इख्तियारात हैं, जुडिशियल इख्तियारात हैं वो भी मुकद्दस हैं। मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस काजी ईसा का जो फैसला था 3 रुकनी अमीनुद्दीन के साथ, उस पर जो रजिस्ट्रार ने सर्कुलर जारी किया वो गलत किया उमर अता बंदियाल साहब ने। आप देखें उस गलती का एहसास हुआ तो 6 रुकनी बेंच बना के उसको खत्म किया गया ना, कि वो सर्कुलर से खत्म नहीं हो सकता था। और उसके बाद रजिस्ट्रार के खिलाफ उस पर एक्शन जो है उसकी अभी तक उन्होंने बंदियाल साहब ने उसको रिलीव नहीं किया, हालांकि कैबिनेट ने भी कहा है। तो ये एक महाजरा ही है, जंग है। मतलब बंदियाल साहब भी तो इंतजामी इख्तियारात में मुल्क की काबीना और वजीर आजम के अहकामात नहीं मान रहे कि उन्होंने एक अफसर वापस बुलाया तो वो बजिद है कि मेरे पास रहेगा, ये मेरा ब्लू आइड रजिस्ट्रार है, मैंने इसी को रजिस्ट्रार रखना है, मैं किसी जुडिशियल ऑफिसर को रजिस्ट्रार नहीं बनाऊंगा।
और इसी तरह मज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए खत लिखे गए हैं, उनको भी चीफ जस्टिस नजरअंदाज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कोई कहानी इतनी आसान नहीं है कि आप कहें कि प्रेशर कुकर पर ढक्कन आ गया है, अब सिर्फ 14 मई की बात करें। जो बाकी तनाज़ात हैं वो मौजूद हैं, उनके हल के बगैर मुल्क में पंजाब में इंतखाबात नहीं हो सकते। अच्छा, और आवाजें जो आ रही हैं, कल वजीर दाखिला जो है राना सनाउल्लाह, उन्होंने कहा कि इमरजेंसी भी लग सकती है मुल्क में। क्या इस सिचुएशन में इमरजेंसी लग सकती है मुल्क में? बिल्कुल लग सकती है, और मेरे ख्याल में इमरजेंसी वो आखिरी वाइल्ड कार्ड होगा जो हुकूमत खेलेगी। देखें, हुकूमत ये चाहती थी कि वो जाकर बजट के बाद को जुलाई में या अगस्त में इमरजेंसी लगाए। इमरजेंसी गवर्नमेंट के प्लान में मौजूद है, वो पार्लियामान से लग सकती है, लेकिन एक राय थी कि इसको जुलाई या अगस्त में लगाया जाए। लेकिन अगर बहुत सर पे आ पड़ी और आप देखेंगे कि फिर गवर्नमेंट जो है ईद के बाद, मैं समझता हूँ अभी फौरी तौर पर तो इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी। इमरजेंसी लगाई जाएगी तो 30 अप्रैल के बाद या मई के पहली तो लगाई जाएगी, और फिर उसके बाद इंतखाबात मुलतवी कर लिए जाएंगे। अगर और कोई हल ना निकला, इससे पहले बाकी ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। अगर और कोई हल नहीं होगा तो फिर पार्लियामान में इमरजेंसी लगाकर उस पर किया जाएगा। वैसे भी इसहाक डार साहब जा रहे हैं अभी तो वाशिंगटन 10 तारीख को, उसके बाद सऊदी अरब से भी कह रहे हैं 2 बिलियन का आ गया है। अगर एक दफ़ा IMF का पैकेज लेकर फिनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाएगी तो वो ज़्यादा है, उससे पहले नहीं लगाना चाहते। तो मेरे ख्याल में इमरजेंसी लगेगी, लेकिन शायद ईद के बाद लग सकती है, ईद से पहले उसका कोई इम्कान नहीं। मुजम्मिल साहब, वैसे तो तहरीक-ए-इंसाफ आज यौम तशक्कुर मना रही है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो क्या फिर हम ये समझें कि वजीर आजम की कुर्सी जो है वो फिलहाल जो है वो सेफ जोन में है? हाँ, मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब सेफ जोन में है। वैसे एक बात है कि अगर शहबाज शरीफ साहब को सियासी शहीद बनाया भी जाए और आप कहें कि इस मुल्क की अदलिया उनको तौहीन अदालत में सजा देना चाहती है, जैसे यूसुफ रजा गिलानी को दी या और दी, तो मेरे ख्याल में ये शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई बुरी ऑप्शन नहीं होगी। यानी ये ऑप्शन भी मौजूद है? वो इस हद तक भी अगर मामला जाएंगे तो उनको ले जाने दिया जाएगा और उनको रोका नहीं जाएगा, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर को ये अदालत कोई 3 रुकनी बेंच 5 रुकनी बेंच सजा देना चाहता है तो बेशक दे ले, उसके नतीजे में एक नया वजीर आजम आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जैसे उसके बाद क्या ये तनाज़ा हल हो जाएगा? मुझे नहीं लगता ये तनाज़ा हल हो जाएगा। लिहाजा ये बात भी उमर अता बंदयाल साहब ने और एजाजुल अहसन साहब ने और मुनीब अख्तर साहब ने सोचनी है कि क्या उन्होंने वज़ीर आज़म को घर भेजना है, इसहाक डार साहब को घर भेजना है, ख्वाजा आसिफ को घर भेजना है। क्योंकि ये अगर खेल यहाँ तक जाएगा तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ तैयार हैं कि अगर उन्हें तौहीन अदालत में सजा देना चाहती है ये अदलिया, तो वो ले लेंगे। वो अपने भाई की तरह नाअहल होना चाहेंगे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे मरियम तैयार है, हमजा तैयार हैं, बाकी लीडरशिप भी तैयार है, तो एक नया वज़ीर आज़म भी आ सकता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में फिलहाल वो अगर इस बात यहाँ तक भी गई कि तौहीन अदालत में सजा देनी है तो उसको कबूल कर लिया। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की अपडेट से आगाह किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक अगर मुस्लिम लीग नून को वजीर आजम शहबाज शरीफ की कुर्बानी भी देनी पड़ती है तो मुस्लिम लीग नून इसके लिए तैयार है और इसमें कोई हरज भी नहीं है। इसमें पलड़ा बारी हो जाएगा मजीद मुस्लिम लीग नून का। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।